देखिए लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन कराया था, ठीक है, देखिए वीडियो। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई थी मैंने, जो मैंने उससे अगले पिछली क्लास में नहीं बताया था। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफी डीप पढ़ाया था, देख लेना वीडियो जिसने नहीं देखा होगा। बढ़िया वीडियो थी, आपको अच्छा लगे, समझ में आएगा, हर चीज क्लियर होगी उसमें। ठीक है, आज की क्लास में देखिए पहले एक टॉपिक हुआ करता था, ठीक है, पहले एक टॉपिक हुआ करता था अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म। अभी तक हमने मैग्नेट का मैग्नेटिज्म पढ़ा था, लेकिन हमें पता अर्थ भी हमारी कैसे बिहेव करती है, चुंबक की तरह। तो उससे भी क्या होगी, बहुत सारे मैग्नेटिक फिनोमिना होंगे, उसे अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। करीबन नहीं तो 4 से 5 क्लास का टॉपिक था, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक है, बढ़िया टॉपिक था, काफी बढ़िया है। ठीक है, जेई एडवांस में अभी भी है, आपको जान के हैरानी होगी कि जेई का सिलेबस और सीबीएसई का सिलेबस सेम हो चुका है, लेकिन हाँ जेई और सीबीएसई का सिलेबस सेम हो गया, लेकिन एडवांस का सिलेबस जो है ना, वो अभी भी वही है जो 10 साल पहले का था। कुछ भी कटा नहीं उसमें, सारी चीजें वही है, चाहे जो कट गई है वो भी आएंगी, जो नहीं कटी है वो भी आएंगी। और 1000 में से एक बच्चा ही देता है एडवांस का पेपर। देते तो काफी जने, लेकिन क्वालिफाई 1000 में से एक ही बच्चा करता है। सब हाँ जेई में कट जाएगा, हाँ मेंस में, एडवांस में नहीं होगा, एडवांस में सब होगा। समझ रहे, एडवांस में जो कट गया है 10 साल से पहले तक का सारा सिलेबस अब तक का होगा। ठीक है, मतलब जो मेरा सिलेबस था वही आपका सिलेबस है एडवांस का। ठीक है 22 में। तो हमने लास्ट क्लास में मैग्नेट से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ लिया था। आखिरी जो टॉपिक था वो मैंने पढ़ाया था आपको, हाँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे मैंने आपको, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप का। ठीक है, समझ गया, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कराया था मैंने। उसके बाद आपका जो टॉपिक है आज का, वो है आपका अबे आई संडे में छुट्टी करता हूँ। एक सेकंड मिल जाओ, मैं देख लेता हूँ क्या क्या मतलब। इस चैप्टर में सबसे कम टॉपिक है सिलेबस में, उनमें से एक टॉपिक बहुत खास है। इस टॉपिक का नाम है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये ताकि वरना वहां पे ब्लर हो जाएगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं, ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा। मैं पढ़ के बता दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। फिर आपको नोट्स को लिखना, नोट्स में दिख जाएगा आपको। ठीक है, टॉपिक का नाम है, आपने अभी तक बार मैग्नेट पढ़ा, आपने सोलिनॉइड भी पढ़ लिया। आपने पढ़ा था सोलिनॉइड के अंदर जैसे ही मैं करंट डालता हूँ, सोलिनॉइड के अंदर क्या, सोलिनॉइड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चालू करती है। यानी सोलिनॉइड भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे एक बार मैग्नेट करता है। तो इसमें आपको यही बताना है कि शो दैट अ बार मैग्नेट एक्ट एज अ सोलिनॉइड। क्या करना है, या क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू द सोलिनॉइड, या इक्विवेलेंट इज सॉरी सोलिनॉइड इज इक्विवेलेंट टू द बार मैग्नेट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने जो बार मैग्नेट और सोलिनॉइड के बीच में रिलेशन बताएंगे। उनमें से पहला पॉइंट है कि जैसे ही एक करंट कैरिंग कॉइल सॉरी कॉइल को या सोलिनॉइड को ऐसा सस्पेंड किया जाता है, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही अपने आप को अलाइन कर लेती है जिस प्रकार से आपका सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन करता है। आपको याद है ना, बार मैग्नेट के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, यानी करंट कैरिंग सोलिनॉइड के पास भी क्या होगी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है a current carrying solenoid suspended freely always come to rest in north south direction। दूसरा कह रहा है भैया, आपको पता दो बार मैग्नेट को यदि आप पास में लाते हो, सेम पोल पास में लाते हो, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल पास में लाते हो तो अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल सेम सोलिनॉइड, दो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, अगर उनके दो पोल्स को पास में लाओगे, दो एंड को पास में लाओगे, तो वो रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहां से भी दोनों के बीच में सिमिलरिटी आ गई। अगला पॉइंट क्या है भैया, क्या है भैया कि जो आपका लिखा हुआ था फिगर 5.4 5 पॉइंट आ गया, देखिए कह रहे हैं फिगर शोज द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अ बार मैग्नेट व्हाइल शोइंग द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ फाइनाइट सोलिनॉइड। ठीक है भैया, नीचे सोलिनॉइड का दे रखा है, हम देख रहे हैं दोनों का पैटर्न भी क्या एकदम
सेम है। यहां पर देखो इंटेंसिटी कम होगी है, यहां पर भी इंटेंसिटी इसकी क्या होगी है, कम होगी है। यहां पर इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और यहां पर इंटेंसिटी क्या है, मैं बता रहा हूं दोनों की यहाँ पे सिमिलर रहेगी, ठीक है, समझ गया। तो ये भी सिमिलरिटी आपको दोनों में मिलेगी, ठीक है। मतलब पहली सिमिलरिटी क्या थी कि जिस प्रकार से आप बाहर मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हो, उसी प्रकार से अगर सोलिनॉइड को कर दो तो दोनों क्या होंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को लाइन कर देंगे। दो करंट कैरिंग सोलिनॉइड उसी प्रकार से अट्रैक्ट और रिपेल करती है जिस प्रकार से दो मैग्नेट एक दूसरे को करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का निकलने का पैटर्न जिस प्रकार से बाहर मैग्नेट के अंदर होता है, उसी प्रकार से बिल्कुल क्या होगा भैया, सोलिनॉइड के अंदर भी होता है, ठीक है। अगला है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पता क्या कह रहा है, देखिए एक बार मैग्नेट लीजिए, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, बार मैग्नेट के सेंटर से आर डिस्टेंस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, क्या निकाली थी, क्या थी, म्यू नॉट 4 पाई टू कैपिटल एम अपॉन में, ये किसकी वजह से आई थी, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर थी, बार मैग्नेट। हमने क्या लिया, करंट कैरिंग सोलिनॉइड ली, उसकी लंबाई भी इतनी होनी चाहिए, लंबाई से नहीं होता, मैग्नेटिक मूवमेंट से होता है, जितना मैग्नेटिक मूवमेंट इस बार मैग्नेट का है उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, इस सोलिनॉइड का भी है। अच्छा सोलिनॉइड का मैग्नेटिक मूवमेंट आपको याद होगा, कल मैंने बताया था क्या था, क्या था, निया, क्या था, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक, बेटा फिर बोल लो, निया, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था, स्मॉल एम इंटू में 2 है। अगर दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी और इसका भी, सोलिनॉइड का, तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर आपको कोई पॉइंट पी लेना, आप देखोगे कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी भी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आने वाली है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ गए। तो लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलिनॉइड एट एनी फार अवे एक्सियल पॉइंट आर गिवन बाय द सेम एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन से दी जाएंगी। और if magnetic moment of bar magnet is equals to magnetic moment of solenoid same, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बार की और सोलिनॉइड की क्या होगी, कौन है, अभी मैं जूते मारूं दोनों के मुंह पे, दोनों एक जैसे ही है, वीडियो पहले वाली भेजूंगा ना फिर मैं, ठीक है बेटा, नहीं प्लीज 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 बी सीरियस ब्रो, बी सीरियस ब्रो। हो गया, एक लास्ट सिमिलरिटी है, आपको पता है कि आप बार मैग्नेट को कितने भी पीस में तोड़ दो, हर पीस एक्ट एज अ सेपरेट मैग्नेट, हर पीस कैसा में बिहेव करेगा, सेपरेट मैग्नेट, और उसके पास क्या होंगे, दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, और दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, बिल्कुल सेम। ऐसा ही आप एक सोलिनॉइड की कितने भी टर्न निकाल दो, काट काट करके, हर टर्न में करंट डालोगे, क्या बनेगा, मैग्नेट में। ये तो ये कुछ पॉइंट है, अब इतने को अगर मैं लिखवाऊंगा ना तो पूरी क्लास निकल जाएगी और समझ में नहीं आएगा, आपको नींद आने लगेगी, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट लिया, इसकी लंबाई एल थी, एक मैग्नेट लिया, इसकी लंबाई भी क्या थी, एल थी। तो जिस प्रकार से इसकी हर एक टर्न, जिस प्रकार से इसका हर एक टुकड़ा कैसा बिहेव कर रहा है, सेपरेट मैग्नेट की तरह, उसी प्रकार से इसका हर एक टर्न भी कैसे बिहेव करेगी। आपको यह दिखाया गया कि भैया ये बराबर में, ये बराबर में, जब तीन चीजें आपस में बराबर होती है ना तो दो इक्वल का साइन नहीं लगाते, फिर क्या लगाते हैं, तीन इक्वल का साइन, क्या लगाते हैं, तो ये हाँ इक्विवेलेंट हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, आइडेंटिकल है।
तो ये हो गया आपका, ठीक है, सिमिलरिटी के पॉइंट। अब आते भैया ध्यान दीजिए, देख लेता हूँ अगला क्या टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ क्या था कि टोटल फ्लक्स एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन में। मतलब फ्लक्स होता था, मतलब फ्लक्स, और फ्लक्स का मतलब यह हो गया कि भैया उसके अंदर एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है, या तो प्लस है या माइनस है। लेकिन जब आप मैग्नेट को देखते हो, आपको पता सारी एक्सप्रेशन सब चीजें कैसी थी, मैग्नेट जैसी थी। इसकी भी सारी डेरिवेशन मैग्नेट जैसी है। इलेक्ट्रोस्टैट, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज के केस में किया था, जो भी डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैट्स में जिस तरीके से थी, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में भी है, मैग्नेट केस में। तो इसका मतलब गॉस लॉ भी अप्लाई होना चाहिए। तो जब हम चार्ज के केस में गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं, तो या तो हमारा फ्लक्स पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव होता है, या जीरो होता है, तीनों केस आते हैं। मतलब क्या हुआ कि चार्ज पॉजिटिव भी अकेला रह सकता है, चार्ज नेगेटिव भी अकेला रह सकता है, और चार्ज कंबाइन होकर के भी रह सकता है डाइपोल की फॉर्म में, नेट चार्ज जीरो आता है। लेकिन जब गॉस थ्योरम इन केस ऑफ आप मैग्नेटिज्म का अप्लाई करते हो, ठीक है, तो फ्लक्स ऑलवेज जीरो आता है। फ्लक्स क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में डाइपोल के केस में आ रहा है, मैग्नेटिज्म में हर केस में आ रहा है। इसका मतलब समझे कि मैग्नेट कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है पोल की फॉर्म में, ये हमेशा डाइपोल ही होता है। जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज होता था, फ्लक्स पॉजिटिव आता था, नेगेटिव चार्ज होता था, फ्लक्स नेगेटिव आता था, और डाइपोल होता था, फ्लक्स क्या आता था, जीरो आता था। क्योंकि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जब भी आप मैग्नेट केस में देखते हो, तो भैया फ्लक्स की वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या है भैया, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट, सो मैग्नेट एग्जिस्ट ऑलवेज इन डाइपोल फॉर्म। इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की एप्लीकेशन क्या है, और सॉरी, इसका कंक्लूजन क्या है कि भैया मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो आपको अभी दिखाता हूं मैं, तो आपको लगेगा बड़ा चुच्चा सा चल रहा है, लेकिन इसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी इंप्लीकेशन है इसकी। ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स में टोटल फ्लक्स क्या होता था, क्यू अपॉन में, ये फ्लक्स ही तो है। इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में, ठीक है, फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी हुआ करता था, फ्लक्स आपका नेगेटिव भी हुआ करता था, फ्लक्स आपका जीरो करता था। किस केस में, डाइपोल के केस में, है ना। लेकिन जब हम बात देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि जीरो फ्लक्स कब होता था, जब डाइपोल हो, ठीक है। लेकिन बट इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑलवेज क्या होगा, यही आएगा, हमेशा हमेशा ही आना है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होने का मतलब है कि भैया क्या हुआ, मैग्नेट तो मैग्नेट हमेशा क्या होगा, हमेशा डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्रूफ है भाई, प्रूफ है, प्रॉपर प्रूफ है, प्रूफ ही तो है। ठीक है, हाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं लिखवाता, इसमें कितना टाइम लगता है, आप समझ में आ गया टॉपिकल। ठीक है, तो मोनोपोल एग्जिस्ट, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, मोनोपोल नेवर, ठीक है भैया, समझ गया। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमें ये बताती है। आगे बढ़ते हैं, हाँ बेटा, बस प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया। और इसका रीजन भी बता सकता हूँ, क्योंकि नॉर्थ पोल से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, उसकी वजह से फ्लक्स का होगा, पॉजिटिव होगा। उतनी मैग्नेटिक फील्ड वापसी कहां जाएगी, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, तो प्लस और माइनस क्या होगा, जीरो। समझ गई, प्रूफ।
अब कुछ टर्म्स क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ टर्म्स के बारे में बताया गया जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले भैया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसका एक और नाम होता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या नाम है इसका? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या हुआ? फील्ड कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी को मैग्नेट बनाने के काम में आती है, किसी को मैग्नेटाइज करने काम में आती है। समझ गया? ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेट से नहीं निकल रही, इसका इस्तेमाल मैग्नेट बनाने के काम में लिया जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड किसी को ज्यादा अच्छा मैग्नेट बनाती है उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जो फील्ड किसी सब्सटेंस को अच्छा मैग्नेट नहीं बना पाती उसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी टोटली डिपेंड्स ऑन दी अमाउंट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलिनॉइड। जितनी ज्यादा टर्न रहेंगी और जितना ज्यादा करंट रहेगा उसकी इंटेंसिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। रैप्टा मारो, साढ़े कम कहां से होगी? ठीक है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा सब्सटेंस को क्या बनाएगी? उतना स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगी? मैग्नेट बनाएगी। और जितनी कम इंटेंसिटी उतना ज्यादा रिजल्ट, जितना ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाएगा, जितना डीपली आपको पढ़ाया जाएगा, और उतना ही घटिया रिजल्ट जितना आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाएगा, आपको लगे बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई अच्छी नहीं है ब्रो। हमेशा डीप पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है ना, ये जो आपको ये 2 मिनट की खुशी देती है वो पढ़ाई बढ़ाई नहीं देखो भाई, किसी टीचर का नाम लिया, हाँ ठीक है भैया। डीप हमेशा नॉलेज आपको डीप होनी चाहिए, ध्यान रखना। आपको वही नॉलेज होनी चाहिए जो आपको सोचने पे मजबूर करे। आपको वो नॉलेज नहीं होनी चाहिए जो आपके दिमाग के ऊपर ऊपर रहे, आप सोच भी ना पाओ उसको लेकर के। और मैं लिख करके दे रहा हूं, जो मेरी बात को ध्यान सुनता होगा ना वो सोचता होगा कि हाँ ये हो रहा है, उसको फील होता होगा बेशक चाहे आगे ना याद रहे, आगे ना याद रहे ना वो उसका फॉल्ट है, क्योंकि वो बार बार उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा, क्योंकि ये नई चीज है आपकी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वो इंटेंसिटी या वो फील्ड जो किसी भी सब्सटेंस को क्या करे? मैग्नेट बनाने के उपयोग में लाई जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न एंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड। ठीक है भैया, तो आप कुछ भी बढ़ा दो, चाहे नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, चाहे आप करंट बढ़ा दो, दोनों केस में उस सॉलिनॉइड की मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, और वो किसी जिस सब्सटेंस को मैग्नेट बनाया जा रहा है उसको अच्छे से मैग्नेट बना पाएगी। पढ़िए, एक बार लिखा हुआ है, द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेट बनाना, ठीक है भैया, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न, मतलब वो टर्न जिससे करंट पास कर रहा है। नंबर ऑफ एम्पियर टर्न का मतलब होता है वो टर्न जिससे करंट पास कर रहा है, ठीक है। अराउंड यूनिट लेंथ टोरॉइड इज प्रोड्यूस, टोरॉइड या सोलिनॉइड दोनों कह सकते हो, क्योंकि दोनों काम का क्या होता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। तो भैया अगर हम देखते हैं तो इसको अगर आप लिखोगे भाई, प्लीज देखिए, जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ टर्न पे। दूसरा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी डिपेंड करती है करंट पे। जब आप इन दोनों कंबाइन करते हो तो आपका फॉर्मूला होता है एन आई, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये आया कैसे? तो भैया आपको पता है, फॉर सॉलिनॉइड, अगर मैं सॉलिनॉइड की बात करूं तो सॉलिनॉइड की मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट एन आई। बेटा ये क्या है? ये तो यही है, ये तो यही है। तो हमने क्या किया? बी म्यू नॉट, और ये क्या हुआ? आई बन गया। आई क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। तो आई की वैल्यू क्या होगी? वी अपॉन में म्यू नॉट। ये फॉर्मूला आप देख रहे हो यहां से, ये यहां से ऐसे आया, एच से लिखते हैं, यहां पर देखिए ये एच से लिखा हुआ ना, इसे हम आई से लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब मैं कैपिटल आई यूज कर रहा हूं इंटेंसिटी मतलब। चलो हम इसको आई लिख देते हैं, ठीक है, आपको यहां पे ज्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको आई लिख दूं, इसको आई लिख दो, ये भी क्या हो गया? आई हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सॉरी, ये तो हो गया। हाँ? अब ये देख, अब मेरी बात सुन, मैंने मैग्नेटिक मोमेंट को किससे डिनोट कर रखा है? कैपिटल एम से। एनसीईआरटी में स्मॉल एम से कर रखा है, स्मॉल एम से।
अच्छा, पोल स्ट्रेंथ को किससे कर रखा है मैंने? स्मॉल एम से। एनसीईआरटी में क्यूएम से, चार्ज के इक्विवेलेंट है ना वो। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे मेंशन करना है, टर्म मेंशन कर दे, बाकी तेरी मर्जी किसी से भी डोनेट कर दे। क्यों कटेंगे जब तूने मेंशन कर रखा है उसको? तो तू एक्स वेरिएबल ले या ए वेरिएबल ले, क्या फर्क पड़ता है? समझ गई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल, तू तो सिंबल कंसीडर करिए ना, उसे मेंशन करके चल। ठीक है, ठीक है भैया। तो इंटेंसिटी होगी, एच लेना चाहती, अच्छा हाँ, ये एच नहीं नीचे वाला, ये म्यू नॉट है। ठीक है, यहां पर बी नॉट इसलिए यूज कर रखा है क्योंकि इस सोलिनॉइड के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है, अंदर पूरा क्या भी है, स्पेस है इसके, क्या है, इस तरीके से। तो इसके अंदर की जो फील्ड होगी इसको बी नॉट लिखो, म्यू नॉट एन आई होगा। ये क्या है, इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत पहलू है। हाँ नहीं, ऐसे नहीं है। ओए सुनो, मैग्नेट बनाया जाता है तो फेरोमैग्नेटिक का ही बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन पैरा और डाया का भी बिहेवियर देखने के काम में आता है। मैग्नेट हमेशा फेरो ही बनता है, अभी आएगा। देखिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज आल्सो नोन एज द मैग्नेटाइजिंग घर जा नहीं पाएगा, जाने क्यों, भगवान में समझा रहा हूँ। टाइगर का भी तो बुला देना पड़ेगा किसी घर में, खाम खाइए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको दो नाम से जाना जाता है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या बहुत सारे नाम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े। ठीक है, फिर आता है भैया आपका अच्छा, मैंने उसको आई से कर रखा है, चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, यहां से है। मैं करने को उससे किसी और से कर देता फिर फायदा क्या, फिर आप कंफ्यूज होते हैं बार बार। अच्छा, नंबर नहीं काटेंगे, नंबर नहीं काट सकता कोई भी, मैं लिख के दे रहा हूँ और बता। अरे बहन, मैं कह रहा हूँ नहीं कटेंगे जब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो मेंशन करेंगे। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा ध्यान सुन रहा है उसको अच्छे समझ में आ रहा हूँ, अब कोई बच्चा हरकतें कर रहा है उसको कम समझ में आ रहा हूँ, अब किसी को बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, अब किसी को मैं पढ़ा रहा हूँ तो अलग ही चल रहा होगा, उसकी दुनिया ही अलग जगह पे चल रही होगी। आज वो नहीं आई थी, आज दिखी नहीं मुझे वो, है ना, मन में सोच रहा हूँ, मतलब उसकी दुनिया अलग चल रही है। ठीक है, हर तेरी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस, ये सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? जो सब्सटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, बेटा सुन ले, उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। जो सब्सटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन पाता, जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाता, उसका मैग्नेटाइजेशन बहुत, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, कम होता है। और जो बिल्कुल नहीं हो पाता या उल्टा काम करता है, तो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव माना जाता है भैया। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस आप पढ़ोगे तो अलग ही दुनिया में चलता है, उसको पता है कुछ और जा रहा है, वो समझ कुछ और रहा है। ठीक है भैया, तो यही लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटाइज मटेरियल, जो मैग्नेट बना हुआ है उस सब्सटेंस, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि वो कितने हद तक क्या बना भैया, मैग्नेट बना है। ठीक है,
इट इज डिफाइंड एज द, अब देखिए सुन लीजिए, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो भाई किसी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को अगर आपको पता लगाना ना, तो मैंने आपको बताया था किससे पता लगता है, मैग्नेटिक मूवमेंट से। अगर किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा, अन्यथा कम है। तो भैया मैग्नेट एक 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है। तो भैया हम अगर इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को बोलेंगे डिफाइन करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा वही क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। 1 मीटर क्यूब में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, 1 मीटर क्यूब में कम मैग्नेटिक मोमेंट है तो वीक मैग्नेट है। यानी एक देखिए, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसका वॉल्यूम क्या है, V मीटर क्यूब है, क्या है, और इसका कुल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है भैया, M है। हम जानते हैं भैया V मीटर क्यूब का कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, M। तो 1 मीटर क्यूब का क्या होगा, क्या होगा, M/V, M/V। और इसको हम कहते हैं भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर किसी का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और किसी का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम है तो वो वीक मैग्नेट है। यहां पे लिख देता हूं, लिख दूं, यदि किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है भैया। तो वो कैसा मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं रहा। अब नीचे आ रहा भैया मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है भैया। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब, चलो इसको थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, ठीक है, इसको बी से देखते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी रीजन में कुल कितनी फील्ड है, ठीक है, जो इंड्यूस और की उस रीजन में वो कितनी है। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो नैतिक का घर नाले के पास में नहीं है। अरे सुन बेटा सुन, यू आर द पार्ट ऑफ फिजिक्स नाउ, ठीक है प्लीज, और सुन लो, लिसन। चल ठीक है यार, आदर्श को ले ले, आदर्श का घर नाले के पास में, सपोज करो, चल ठीक है, हाथी को ले ले यार, ठीक है, इसका घर नाले के पास में, तो नाली से भीनी भीनी बदबू क्या हो रही है, घर में आती रहती है, ठीक है, भीनी भीनी बदबू घर में। अबे सुन तो ले, लेकिन क्या हुआ कि हाथी नाले को पार कर रहा था और वो नाले में गिर गया, अब पूरा सन गया, और सन करके फिर घर में आया, तो बताओ घर में कुल बदबू कितनी होगी, जो पहले से भीनी भीनी आ रही थी प्लस इसके साथ जो बदबू आई। यही होता है किसी रीजन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है भैया, एक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्लस जो सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा उस फील्ड में, उसकी फील्ड, दोनों का सम के बराबर होती है। नहीं समझे, मैं कह रहा हूं भैया जैसे घर में जब अपना हमारा हर्ष आया तो घर में दो दो बदबू आ गई, एक तो बाहर से आ रही थी और एक अपने साथ खुद लेके आ गया, तो रीजन में कुल कितनी बदबू आ गई, दोनों के सम के बराबर। ऐसे क्या हुआ भाई, प्लीज देखिए, अगर किसी भी रीजन में आपको टोटल फील्ड निकालनी है तो एक तो जो बाहर से आ रही है जो मैग्नेट बनाने के काम में हो रही है, और जो मैग्नेट बन गया उसकी फील्ड आई स्टैंड हो रहा है कि वो ये आई होता है भाई प्लीज, आई डिपेंड करता है उस सब्सटेंस पे जो मैग्नेट बना है, ठीक है। तो उसकी फील्ड आई की वैल्यू भी आपको बता दूं क्या होती है, एन आई होती है, क्या होती है, एन आई। आई भी क्या है, एन आई के ही इक्विवेलेंट होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, और आई क्या है लेकिन आप यहाँ पे सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल करते उसमें नंबर ऑफ टर्न वगैरह नहीं होती, लेकिन ये इसकी इक्विवेलेंट है। जैसे एच एन आई के बराबर था वैसे ही आई भी क्या है, एन आई के बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, समझ गए। तो यहां पर हमने इसे देख लिया, तो रीजन में कुल बदबू कितनी होगी, जो बाहर से बदबू आ रही है प्लस जो हाथी अपने शरीर में कीचड़ लगा के आया उसकी बदबू, ठीक है भैया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एच, बोला हाँ, और इसको क्या लिखेंगे, म्यू, ये म्यू नॉट होगा, यहाँ पे गलत लिख रखा है, ये म्यू नॉट होगा, ठीक है, म्यू नॉट। अब हमने क्या किया, अगले स्टेप में म्यू नॉट एच लिख दिया, इसको लिख दिया म्यू नॉट आई।
अब म्यू नॉट क्या हुआ, कॉमन आ गया। तो ये हो गया। अब यहां पे एक और आप टॉपिक पढ़ोगे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब ये क्या है, देखिए आपने एफिशिएंसी पढ़ा। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन में इनपुट, मतलब मैं कितना दे रहा हूं और रिजल्ट वहां से कितना निकल रहा है। बिल्कुल सेम ये भी है कि मैं मैग्नेट के लिए कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर रहा हूं और उसका मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है। अगर उसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और उसका मैग्नेटाइजेशन कम होगा तो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। देखिए जैसे ससेप्टेबिलिटी डिपेंड करता है मैग्नेट पे, सॉरी सब्सटेंस पे। अगर मैग्नेट सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है भैया, तो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और वो कम मैग्नेटाइज हो रहा है तो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो कह रहा है कि भैया ससेप्टेबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है आई पर। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना मैग्नेटाइज हुआ है। और ये इनवर्सली होता है एच के। मतलब अगर आपको सब्सटेंस को, किसी बंदे को पढ़ाना है, दो बंदे हैं, मैं उसको उतना ही पढ़ा रहा हूं, एक बंदे को कम समझ में आ रहा है और दूसरे को बहुत ज्यादा समझ में आया, तो जिसको ज्यादा समझ में आया इसका मतलब उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या है, यानी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या है। और जिसको उतना ही पढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है, ये क्या है, एच, जिसको आपने अप्लाई किया मैग्नेट बनाने के लिए। अगर आपको ज्यादा एच अप्लाई करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या थी, कम थी, वो वीक बंदा था। तो ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला आता है आपका काई इक्वल्स टू में, सो काई इक्वल्स टू में आई अपॉन में एच। ये काई का फॉर्मूला आता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये ज्यादा होगा तो वो सब्सटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, ये कम होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या तो आपको ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, या वो नहीं बन सकता, ठीक है। और अलग अलग सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां से आते हैं, इसको थोड़ा और रिलेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो बी क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट एच, देखिए एच, एच को एच ही रहने दीजिए और आई की वैल्यू को काई एच लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखिए आई की वैल्यू क्या होगी, काई इंटू में एच होगी ना। तो हम इसको लिख देंगे बी, इसको डिवाइड कर दो। अरे क्या हुआ भाई, इसको किसको मारा, क्या करते हो यार तुम क्लास में, छोड़ो, मत करो भाई, भाई मत करो भाई यार, ठीक है। ये होता है भाई, प्लीज बोले मत, इसको ऐसे रहने दीजिए म्यू नॉट, और एच को भी कॉमन ले लो, एच को कॉमन ले लो, यहां पे क्या हुआ, 1 + काई। अरे यार तो तुम लोग बड़ी हरकतें करने लगे यार, तो मैं तो ढीला पड़ रहा हूं या फिर तुम ज्यादा बोलने लगे हो, ठीक है। म्यू नॉट एच क्या होता है, बी नॉट, क्या होता है, तो बी नॉट 1 + काई, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका बी अपॉन में बी नॉट 1 + काई। और आपको बता दो बी अपॉन में म्यू नॉट होता है म्यू आर, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं इसे, अभी आपको पता लगेगा रिलेटिव परमिएबिलिटी का काम क्या है। देखिए म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, दोनों में अंतर है। देखिए हर मटेरियल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास करने की अथॉरिटी एक जैसी नहीं देता। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करने की अथॉरिटी फुली दे देते हैं, भैया तू मेरे अंदर से पास कर और कहीं मत जा। तो ऐसे सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इनका एग्जांपल होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, सब इसके एग्जांपल है। और इनकी जिन जो बहुत ज्यादा पास कराते हैं अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, वैक्यूम के कंपैरिजन में इनकी परमेबिलिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। इसको कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी।
लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पसंद नहीं करते, ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराना पसंद नहीं करते। तो ऐसे सब्सटेंस की रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? एग्जांपल में डाया या पैरा, दो सब्सटेंस है। आप पढ़ोगे जो सब्सटेंस मैग्नेटिक, देखिए रिलेटिव परमिबिलिटी एक रिलेटिव वर्ड है, ठीक है, जो बताता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी फील्ड पास हो रही है। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर वैक्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा फील्ड पास हो रही है तो उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है? ज्यादा। और किसी सब्सटेंस के अंदर वैक्यूम के कंपैरिजन में कम मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है तो उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है? कम है। और ऐसा सब्सटेंस होता है डाया, जिसके अंदर वैक्यूम से भी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, ठीक है। और ऐसा सब्सटेंस जिसके वैक्यूम से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास होती है वह है फेरो, और ज्यादा पास होती है वह है फेरा। ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा, वैक्यूम से ज्यादा रहेगा। मान लीजिए वैक्यूम में इतनी फील्ड है, हाँ? ये देखो, मान लीजिए ये वैक्यूम की फील्ड है, ये वैक्यूम में इतनी फील्ड पास हो रही है, वैक्यूम से बहुत ज्यादा मीडियम में पास हो रही है, और ये भी एक मीडियम है लेकिन यहां से वैक्यूम से बहुत कम पास हो रही है। तो ये होगा फेरो। ये क्या होगा? फेरो। फेरो ये होगा, और डाया, ठीक है। और वैक्यूम से ज्यादा, वैक्यूम से ज्यादा पास हो रही है, ये है पैरा। तो लीजिए, वैक्यूम से बहुत कम किसमें पास होती है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में। वैक्यूम से ज्यादा पास होती है पैरा में। वैक्यूम